हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी जो तृतीय श्रेणी परीक्षा का जो लेवल 2 का द्वितीय आपका माइनर टेस्ट 2 था, उस माइनर टेस्ट 2 कब होता है आपका 18 अगस्त 2025 को था। उसका आज हम क्या करने जा रहे हैं, आपके एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। यानी विश्लेषण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं 90% की। 90% आपकी जो 90% सभी सिलेबस जो आपकी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के लिए क्या थे, आपके सेम क्वेश्चन थे। यानी सभी क्वेश्चन, चाहे हिंदी हो आपकी, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी मैथ या साइंस हो, चाहे आपके एसएसटी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो। ठीक है, ये आपके 5 से सब्जेक्ट होते हैं आपके। जो लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, तो उन सभी के लिए आपकी सेम सिलेबस था। आपके लेवल 1 के भी आपके जैसे ज्योग्राफी के पेपर में सेम क्वेश्चन आए थे, यही क्वेश्चन थे सभी में। तो माइनर टेस्ट 2 की बात करें, जैसे वैसे ही करेंगे जैसे हमने माइनर टेस्ट 1 का किया था। माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस बहुत ही अच्छे से किया था। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या सहित कैसे करेंगे हम, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या सहित एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन की व्याख्या सहित एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जब भी कोई भी चीज़ शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ का एनालिसिस करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए उस चीज़ का सिलेबस। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को हम पहले पूरा कर चुके हैं। पहले कैसे किया था पूरे, ये पूरा जैसे आपका जो कलाम की टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से हमने प्रत्येक कलाम की जो बुकलेट है, इन बुकलेट का एनालिसिस कर रहे हैं हम। बुकलेट का एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हमने एमसीक्यू के माध्यम से इस पूरे जो टेस्ट का जो मैटर था, आपके माइनर टेस्ट 2 का मैटर था, उसको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से पहले हमने तैयार किया था। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इसमें। तो आपका जैसे हमने भूगोल की बात करी, राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल में हमने मानसून तंत्र पढ़ा था। ठीक है, मानसून तंत्र के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके खनिज संसाधन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसके, खनिज संसाधन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपकी राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। और राजस्थान पॉलिटी की पूरी पॉलिटी थी इसमें, जिसमें हमने तो 2 ही टॉपिक किए थे। हमने 2 टॉपिक कौन से किए थे, वो हमने किया था, पहला टॉपिक आपके राज्यपाल किया था, दूसरा टॉपिक किया था हमने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, बाकी टॉपिक आपकी कंटिन्यू नाथ पब्लिकेशन बुक के एमसीक्यू करवा रहे थे हम। किसी एमसीक्यू की बात करें तो किससे करवा रहे थे हम, नाथ पब्लिकेशन की बुक की। तो वो कंटिन्यू रहेगी। आज आपका विधानमंडल होगा क्लास, शाम को आपकी क्लास विधानमंडल की क्लास होगी। ठीक है, सेम एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि केवल कलाम की बुकलेट काफ़ी नहीं है आपके राजस्थान पॉलिटिकल के लिए, क्योंकि कलाम में जो दे रखा है बहुत ही कम मैटर दे रखा है और सीधा सीधा फैक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी फैक्ट मैटर आपको उपलब्ध कराया गया। बाकी एमसीक्यू वगैरह कलाम की बुकलेट में नहीं थे। तो हमने नाथ पब्लिकेशन की बुक चुनी थी और नाथ पब्लिकेशन बुक के हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। आज हम विधानमंडल के क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 2 की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज कंप्लीट करेंगे 90 क्वेश्चन, आज ही करेंगे। इतने 90 क्वेश्चन है आज के। पिछला जो टेस्ट हुआ था माइनर टेस्ट, उसको 2 क्लास में हमने कंप्लीट किया था। आज एक ही क्लास में करेंगे 90 क्वेश्चन जितने, क्योंकि पहले पूरे कर चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिलेबस पहले एमसीक्यू कर सकते हैं, तो लगभग क्वेश्चन मैंने पहले आप करवा दिए। ठीक है, इसलिए दोबारा व्याख्या करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा साथ साथ। और ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आए थे जो आपकी टफ आए हो। पूरे अपने जो एनालिसिस कराया 19 क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन थे। करंट की बात करें तो करंट की हम रोज अभी भी क्लास ले रहे हैं। तो करंट आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें मई माह का करंट आएगा। इस पेपर की बात करें तो मई का करंट आएगा। तो सिलेबस देखो आपको मैंने तैयार करवा दिया यहीं पर आपका, फिर से दोबारा आपको, यानी कौन से माह का करंट आएगा आपका, मई माह का आएगा। मई माह के करंट की बात करें तो मैंने 4 क्लासों में मई माह का पूरा करंट करवाया था। पूरी बुकलेट आपको तैयार करवाई थी, आपने देखा है तो देख सकते हो। वापस अभी आपकी अप्रैल माह का चल रहा है। अप्रैल माह की 2 माह, अभी जैसे अप्रैल माह का हम करंट अफेयर चले, जो आपकी माइनर टेस्ट 3 में आएगा। माइनर टेस्ट 3 में आएगा, जो अप्रैल माह का आएगा, उसकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। चाहे तो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपकी वीडियो पड़ी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या था आपका। पहले क्वेश्चन की बात करें हम, ये था अपना पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेमी औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी 80 से 90 सेमी। मैंने अच्छे से आपको याद करवाया था। मैंने याद क्या करवाया था, देखिए दोबारा दीजिए। ये अपना राजस्थान था, मैंने छोटा सा राजस्थान बनाया था अपना, ये अपना राजस्थान था ना। ठीक है, ये क्या था अपना राजस्थान था। अपना झालावाड़ हो गया, इधर आपका धौलपुर हो गया। इस तरह से अपना ये मैंने छोटा सा राजस्थान बनाया था अपना, जैसे समझने के लिए बात करते हैं हम। ये अपना राजस्थान का मैप बनाया था मैंने। सबसे पहले बात करूं तो मैंने बताया था कि राजस्थान को जो आपकी खैरपुर सिरोही से 2 भागों में बांटती है। तो कौन सी बांटती है, आपकी 50 सेमी समवर्षा रेखा बांटती है। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसा मैंने याद करवाया था आपको। फिर मैंने बताया था कि आपके पश्चिम की तरफ, इधर तो आपकी जो आपकी पूर्व की तरफ है वर्षा, वो क्या होती है आपकी अधिक होती है। वर्षा क्या होती है आपकी अधिक होती है। मैंने क्या बताया था कि पूर्व की तरफ जो वर्षा होती है वो क्या होती है आपकी अधिक होती है। ठीक है, पूर्व की तरफ वर्षा अधिक होती है और आपकी पश्चिम की तरफ वर्षा है वो क्या होती है आपकी कम होती है। क्या होती है आपकी
कम होती है। फिर मैंने इसको याद करवाया था कि आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश है जो आपका, ये आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश है। इस पश्चिमी रेतीला प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा था। दो भागों कौन सा, देखो आपको पश्चिमी रेतीला प्रदेश को हमने बांटा था कि पूरी सीमा है पश्चिमी रेतीला प्रदेश की, तो वो आपकी 40 सेमी समवर्षा रेखा है, और पश्चिमी सीमा पश्चिमी रेतीले प्रदेश की वो कैसे आपकी 10 सेमी समवर्षा रेखा है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपको याद होगी। फिर मैंने एक चीज़ और याद करवाई थी, एक चीज़ मैंने याद करवाई थी कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। कितने में, 25 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। तो मैंने याद करवाया था जो आपकी कौन से शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश के ऊपर, ठीक है। फिर अरावली की हमने यहाँ पर देखी थी आपकी 60 सेमी समवर्षा रेखा जो आपकी राजधानी जयपुर से होकर जाती है। फिर यहाँ पर देखी थी हमने 70 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखी थी 80 सेमी जो आपकी सबसे 80 होती है, ठीक है। 80 आपकी प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पिछला क्वेश्चन जो आपका कलाम की बुकलेट के अंदर क्वेश्चन था वो था आपका 70 सेमी से अधिक, तो 70 सेमी से अधिक पूछा था हमें, तो 70 सेमी से अधिक है, 70 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला क्वेश्चन था अपना, पूछा हुआ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में। तो 70 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा आपका, चित्तौड़गढ़ आया था वहाँ पर। ऑप्शन क्या था आपका, चित्तौड़गढ़ आया था। लेकिन हमें पूछा 70 से 90, तो यहाँ पर देखो ये भीलवाड़ा तो यहाँ पर रह गया अपना, भीलवाड़ा कहाँ पर रह गया आपका, यहाँ पर ये मैप छोटा तो ऐसा समझ लेना, ठीक है। भरतपुर आपका ये रहा आपका, तो भरतपुर यहाँ पर है, नीचे धौलपुर है। भरतपुर में तो 70 से कम होती है, भरतपुर में तो क्या होती है आपकी 70 से कम, ठीक है। और वही बात करें हम भीलवाड़ा वगैरह है, यहाँ पर आपके 60 से 70 के बीच होती है, 60 से 70 के बीच होती है। अजमेर में आपके 50 से 60 के बीच होती है अजमेर के अंदर। तो बच्चा कौन सा आपका, प्रतापगढ़ बच्चा, कौन सा बच्चा आपका, प्रतापगढ़ जिला बच्चा, जहाँ पर 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून के मौसम से प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, फिर उससे कम होती है, फिर उससे, यानी अधिक से कम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया आपका, अधिक से कम। क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले वर्षा की बात कर रहा है, तो वर्षा अधिक से कम किन जिलों में होती है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान का मैप, ये आप मान लीजिए, छोटा सा अपना मैप मान लेते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा जैसा भी बनता है अपना मैप, जैसा बनता है वैसा, ठीक है। हमें तो समझना है क्वेश्चन। ये अपना राजस्थान है छोटा सा। तो मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको कि मैंने क्या समझाया था आपका, कि दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात कर रहा है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात करें सबसे पहले, दक्षिणी पश्चिम मानसून की, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात करें तो आपको मैंने बताया था दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। तो किस तरफ से प्रवेश करता है आपका, दक्षिणी राजस्थान यानी दक्षिणी पूरी प्रदेश से प्रवेश करता है। इधर से आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, ठीक है। राजस्थान में किधर से प्रवेश करता है, आपके दक्षिण पश्चिम मानसून आपके दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करता है, यानी सबसे पहले आपके बांसवाड़ा, झालावाड़ वगैरह में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हमने देखा था वर्षा का क्रम, तो वर्षा का क्रम बताया था मैंने, वर्षा का क्रम। तो वर्षा के क्रम की बात करें तो वर्षा का क्रम है तो वो कब होती है आपकी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम कम होती है। उत्तर पश्चिम क्या होती है आपकी, उत्तर पश्चिम क्या होती है आपकी, कम होती है वर्षा। तो ये क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर तैयार हो गया कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है आपकी, कम होती है। क्या होती है आपकी, कम होती है। ये हमने पढ़ा था, हमने वहाँ पर जब आपका मानसून तंत्र मैंने करवाया था। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अपन जिलों को देखिए, आपका जिलों को देखिए, हमने जिले दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा धौलपुर की बात करें तो धौलपुर आपका यहाँ पर आता है, धौलपुर, ठीक है, धौलपुर आता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है धौलपुर। यहाँ पर थोड़ा सा बात करें, यहाँ पर आता है आपका दौसा, ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका झुंझुनू। तो यहाँ पर देखो बात करें मैप के आधार पर, यहाँ पर क्या आता है आपका धौलपुर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दौसा, यानी धौलपुर से थोड़ा ऊपर है दौसा, और यहाँ पर अपना क्या है झुंझुनू, क्या अपना झुंझुनू है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पर देखो कोटा, झालावाड़, तो झालावाड़ पहले आता है यहाँ पर, फिर कोटा आता है आपका। तो झालावाड़ से पहले आएगा कोटा, फिर उदयपुर आएगा, यानी कोटा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। झालावाड़ आ जाएगा, फिर यहाँ पर उदयपुर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कोटा आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर झालावाड़, और झालावाड़ के बाद जस्ट ऊपर यहाँ पर कोटा आ जाता है, फिर उदयपुर यहाँ पर साइड में पड़ जाता है अपना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, तो देखो अलवर है, अलवर आपका, धौलपुर यहाँ पर है, अलवर यहाँ पर आपका, ठीक है, और झुंझुनू यहाँ पर है, ठीक है। तो चौथे ऑप्शन में क्या आएगा, पहले धौलपुर आएगा, पहले क्या आता है धौलपुर, फिर क्या आता है आपका अलवर आता है, ठीक है, तब सही होता है। ये भी गलत हो जाएगा। धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, तो यहाँ पर देखो पहले धौलपुर आएगा, फिर
दौसा आएगा फिर झुंझुनू आता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो इस मानसून की दिशा को याद करना है आपको। मानसून की दिशा है, उस दिशा को आपको याद करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर पहले कौन आएगा, इधर से मानसून जाएगा आपका, तो सबसे पहले धौलपुर आएगा, यानी धौलपुर में अच्छी वर्षा होगी। फिर धौलपुर से कम किसी में होगी, दौसा में होगी। दौसा से कम किसी में होगी, आपकी झुंझुनू के अंदर होगी। ये आपको समझना है क्वेश्चन था, यानी आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा याद है, मैप पे थोड़ा सा अच्छा से याद है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई किसी भी प्रकार क्वेश्चन है, किसी भी जिले को पूछे तो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको वहीं पर आसानी से समझाया था। मानसून तंत्र की अपनी क्लास हो चुकी है, मानसून तंत्र की अच्छे से क्लास करवाई थी मैंने। मानसून तंत्र अच्छे से क्लास हो चुकी है और क्लास अपने प्लेलिस्ट के अंदर है, दोबारा देख सकते हो आप। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवाया था मैंने, अच्छे से बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। 3 की आपका यहाँ पर देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जल परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। स्टेपी जल परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। तो स्टेपी की मैंने एक चीज़ बताई थी, स्टेपी जलवायु के लिए मैंने क्या बताया था कि कोपेन का BSSW याद कर लेना। जो BSSW वाले जिले आते हैं उनमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर देखो नागौर पाली आपकी स्टेपी जलवायु, जोधपुर झुंझुनू स्टेपी जलवायु, जालौर स्टेपी जलवायु, लेकिन अलवर जयपुर अलवर के अंदर CWG पढ़ा था हमने, CWG पढ़ा था। ठीक है, गंगातुल्य मैदान पढ़ा था, यानी BSSW नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और वैसे सामान्य बात करें, हम सामान्य बात करें, सामान्य बात पर यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो मैंने बताया था जयपुर के अंदर उपादर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, उपादर। सामान्य जलवायु की बात करें तो जयपुर के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपादर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या था आपका, देखो 4 था आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा असममित युग्म है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से असममित युग्म है। सबसे पहले तो देखो कोपेन, देखो अपनी कोपेन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा था। राजस्थान की जलवायु की बात करें, राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। मैंने अच्छे से बताया था, 4 भागों में बांटा था। ठीक है, 4 भागों में बांटा था, मैंने बताया था। वो 4 भागों की बात करी, और 4 भागों की बात मैंने बात की थी, इसका आधार क्या था, तो आधार था आपका वनस्पति व वर्षा। वनस्पति व वर्षा क्या था, वह वर्षा इनका आधार था। ठीक है, साथ साथ नोट कर लेना पेपर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वनस्पति वर्षा कोपेन का वर्गीकरण का आधार था। यहाँ पर आजकल पहले तो यही पूछा जाता था सीधा सीधा, लेकिन आजकल क्या है, आपके कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसके आधार पर पूछा गया। जैसे कैपिटल A आ रहा है आपका, तो यहाँ पर देखो कैपिटल A उष्ण आर्द्र बोला जाता है, उष्ण आर्द्र, ये आपका बिल्कुल सही है। स्मॉल एस की बात करें यहाँ पर, तो स्मॉल एस है, स्मॉल एस क्या होती है आपकी, शीत ऋतु नहीं होती आपकी, स्मॉल एस होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। कैसी होती है आपकी, ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मियाँ सूखी और सर्दियों में वर्षा। ठीक है, यानी ग्रीष्म शुष्क होती है। हमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो असम्मिलित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असम्मिलित हो जाएगा। कैपिटल W पूर्ण शुष्क होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट। जैसे हमने पश्चिमी राजस्थान में देखा आपका, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी देखा था आपको, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWSW देखा था। तो यहाँ पर देखो कैपिटल W आ रहा है ना, यानी पूर्ण शुष्क है। ठीक है जी, गंगातुल्य मैदान जैसे हमने पूरी राजस्थान के अंदर देखा ना, पूरी राजस्थान की बात करें तो पूरी राजस्थान में जैसे हमने पढ़ा था CWG, क्या पढ़ा था हमने, CWG गंगातुल्य मैदान। ठीक है, वही हम उष्ण आर्द्र की बात करें तो जैसे हमने दक्षिणी राजस्थान के अंदर पढ़ा था, दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिण राजस्थान में जैसे AW पढ़ा नहीं पढ़ा था भाई। भाई स्मॉल एस किस में आता है सर, स्मॉल एस की बात करें तो किस में आता है स्मॉल एस, बताओ भाई कौन से वर्गीकरण में आता है आपको स्मॉल एस, किसी में भी नहीं है। राजस्थान में स्मॉल एस होता ही नहीं है। एक कैपिटल एस होता है आपका, कैपिटल एस होता है ना, कैपिटल एस होता है आपका स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु, स्टेपी या अर्धशुष्क जलवायु। जैसा आप पीछे क्वेश्चन है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में स्टेपी होता है। ठीक है, आर्द्र उष्ण आर्द्र होता है। ठीक है, और आपका पूर्ण शुष्क होता है, गंगातुल्य मैदान होता है। 4 भागों में बटा था। 4 भागों की बात करें तो दोबारा देख लीजिए एक बार। राजस्थान का यहाँ पर छोटा सा मैप बना के मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अपना राजस्थान है। ठीक है, जैसा भी हो, जैसा बना आपका, यहाँ पर इधर इधर आपका है BWSW। फिर से बात कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर आपके बीच में यहाँ पर आ जाएगा आपका BSSW। फिर आपका ये आपका इधर से लेकर इधर वाला छोड़ दो, ये आ जाएगा आपका CWG, और नीचे वाला आ जाएगा आपका AW। ये आपके कोपेन का वर्गीकरण आपको फिर से मैंने याद करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असम लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। 5 क्या था आपका,
ये भी मैंने अच्छे से करवाया था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई थी 55.57 सेंटीमीटर, 58.68 सेमी, 66.24 सेमी या 41.74 सेमी। तो 58.68 सेमी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की बात करें? आर्थिक समीक्षा 2024-25 की। वही मैंने बताई थी राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है। राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा कितनी है आपकी? राजस्थान की औसत वर्षा है आपका 57.51 सेमी। कितनी आपकी? 57.51 सेमी। वही हमने आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार हमने 1 जून से 30 सितंबर 2024 के बीच में बढ़ी थी। कुल समयावधि में कुल वर्षा की बात करें तो कुल वर्षा कितनी दर्ज की गई थी? कुल वर्षा दर्ज हुई थी आपकी, कुल वर्षा की बात करें हम तो कुल वर्षा की बात करें तो कुल वर्षा कितनी बताई थी मैंने बताई थी आपकी 662.44 मिमी दर्ज की गई थी। ठीक है, मिमी दर्ज की गई थी। ठीक है, जो सामान्य वर्षा कितनी होती है राजस्थान में, तो मैंने सामान्य वर्षा भी बताई थी। वहाँ पर आपको सामान्य वर्षा बताई थी मैंने 417.46 मिमी। जो आपकी कितनी अधिक हुई सामान्य वर्षा की बात करें तो कितनी अधिक हुई आपकी? 58.68 सेमी अधिक वर्षा दर्ज की गई। ठीक है, कितनी? 58.68 सेमी अधिक वर्षा दर्ज की गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या आपका? राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतुओं के संदर्भ में असत्य कथन, यानी मानसून का जो प्रत्यावर्तन है उसके संदर्भ में हमें असत्य कथन की बात करनी है। असत्य कथन क्या है? ये प्रक्रिया सर्द ऋतु के दौरान होती है। हाँ बिल्कुल, सर्दी ऋतु के दौरान होती है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। क्या होता है आपका? मानसून का लौटना। मानसून का लौटना यानी मानसून कब लौट जाता है आपका, इसकी बात करें। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। राज्य में मानसून लौटते समय राज्य में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष होती है। नहीं, आर्द्रता क्या होती है आपकी? न्यूनतम हो जाती है, यानी जो बादलों की आर्द्रता है वो कम हो जाती है, मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितनी वर्षा होती है वो आपकी 1 जून से 30 सितंबर के बीच जितनी वर्षा होती है वो हो जाती है। और 30 सितंबर के बाद में क्या होता है आपका? मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, यानी मानसून वापस लौट जाता है। इस समय हवाएं शांत व अत्यंत परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल राइट, हवाएं शांत होती है और अत्यंत परिवर्तनशील होती है। हमें पूछा असत्य कथन कौन सा है आपका? असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आर्द्रता है वो चरमोत्कर्ष पर नहीं होती आपकी। आर्द्रता बहुत ही न्यूनतम हो जाती है, जितनी वर्षा होनी थी वो हो जाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 देखिए क्या था आपका? थानवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर छायांकित क्षेत्र। तो थानवेट की बात करते हैं। सबसे पहले तो थानवेट ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था? तो मैंने थानवेट का अच्छे से बताया था। मैंने थानवेट का बात करी तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु है, तो राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। इनका आधार क्या था? तापमान था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनका आधार क्या था आपका? तापमान था। ठीक है, 4 भागों की बात करें इनके, तो 4 भागों की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 4 भागों की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर था आपका, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? EADST। क्या बताया था? EADST। उत्तर में बात करें हम, उत्तर के अंदर मैंने यहाँ तक कीजिए इसको। उत्तर में बात करें, उत्तर में मैंने बताया था उत्तर आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर बीकानेर का कुछ हिस्सा, चूरू, मैंने बताया था DB-W। क्या होता था? DB-W। ठीक है, और नीचे ये आपका जो बीच वाला भाग है, ठीक है, ये बीच वाला भाग है, ये मैंने बताया था आपका DA-W। ठीक है, और नीचे वाला भाग था आपका ये जो आपका पूछा है आपका CA-W। तो हमें क्या पूछा है? जो छायांकित भाग प्रदर्शित करता है ये पूछा है। तो कौन सा किसको प्रदर्शित करता है? आपका CA-W को प्रदर्शित करता है। तो देखिए CA-W किस में है आपका? CA-W आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या आपका? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए सहायक है। सबसे पहले बात करें पछुआ पवनी, व्यापारी पवनी, लू या धुरिय पवनी। तो पछुआ पवनी। ठीक है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में क्या बोलते हैं? आपके राजस्थान में बोलते हैं आपके माउट। क्या बोलते हैं? आपके माउट बोलते हैं। ठीक है, माउट। भूमध्य सागरीय चक्रवाती बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपके भूमध्य सागरीय चक्रवाती बोलते हैं। और राजस्थान में स्थानीय भाषा माउट बोलते हैं। और फसल की बात करें, काफ़ी बार पूछा जाता है कि इस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो गेहूँ, सरसों और चना। गेहूँ, सरसों और चना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कौन सी? आपकी
माउट वर्षा जो आपकी जेट स्ट्रीम में होती है। आपकी भूमध्य चक्रवात कब होती है? आपकी शीत ऋतु के अंदर होती है। इसका माह भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। माह की बात करें तो कौन सा महीने में होती है आपकी? ये दिसंबर से फरवरी के बीच होती है, यानी 3 माह आपको याद करना है। 2 एग्जाम में पूछा गया, एक में दिसंबर जनवरी पूछा गया है, एक पर जनवरी फरवरी आपको ऑप्शन पूछा गया है। यानी दिसंबर से फरवरी के बीच में आपकी माउट वर्षा होती है, यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है। वो कौन सी? आपकी भूमध्य सागरीय चक्रवात से, जिसकी पछुआ पौनी उत्तरदायी होती है, जेट स्ट्रीम उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। 9 क्या आपका? BSSW राजस्थान के जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने अच्छे से आपको बताया था, अर्धशुष्क प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उपाद्र या अर्धशुष्क का। तो BSSW की बात करें तो BSSW किसका करता है? मैंने कोपेन के अनुसार बताया था, आपको अच्छे से समझाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका? अर्धशुष्क प्रदेश का। ठीक है, अर्धशुष्क प्रदेश का, जहाँ पर आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या था आपका? 10 क्वेश्चन आपका, दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है? अभी मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था जब आपको वर्षा की सेमी वाला वर्षा करवाया था, मैंने राजस्थान का मैप बनाया था अपना, राजस्थान का मैंने मैप बनाया था ऐसे। ये अपना राजस्थान था, मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करवाया था इसके अंदर। तो ये अपना राजस्थान का मैप था। क्या था आपका? राजस्थान का मैप था। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात करें तो दक्षिणी पश्चिम मानसून मैंने क्या बताया था कि इधर से आपके दक्षिण से प्रवेश करता है। ठीक है, दक्षिण से प्रवेश करता है, ऐसे बताया था। तो यहाँ पर देखो, पहले जिले कौन से आएंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा आएंगे, या नागौर जोधपुर आएंगे, पाली चूरू आएंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सीधा समझने की बात थी, सबसे आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा आपको याद है तो आसानी से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वैसे आपको पूरे समझाए हुए मेरे। नेक्स्ट बात करो, अच्छे से याद करवा दिया था वहीं पर आपको, यदि आपने क्लासेस देखी है तो आपको अच्छे से याद है, वरना नहीं है। यहाँ पर देखो, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा तो आपको जुलाई से सितंबर के मध्य ही वर्षा की प्राप्त होती है। मैंने अच्छे से समझाया था आपको इस क्वेश्चन को। 45 से 50%, 60 से 65%, 70 से 75% या 90 से 95%। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 90 से 95% आपकी अंश जुलाई से सितंबर के मध्य ही प्राप्त होता है। कितना आपका? 90 से 95%। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या आपका? राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त है। यानी राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक या डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 12 के अंदर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सर आपने बता दिया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में उच्च वायु तीव्रता न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है, लेकिन क्यों है? देखिए क्यों है आपका, इसलिए आपको कारण भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्या होता है आपका। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात है तो राजस्थान में क्या होता है आपका? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली वायु की तीव्रता का प्रभाव कम हो जाता है। चलने वाली वायु की तीव्रता का प्रभाव क्या होता है आपका? वायु की तीव्रता का प्रभाव कम हो जाता है। तीव्रता का प्रभाव क्या होता है दोस्त? कम हो जाता है, प्रभाव कम होता है। जैसे हमने देखा होगा कि सर्वाधिक आंधी किस जिले में आती है? अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक आंधी आती है। आपने देखा होगा, लगभग 27 दिन चलती है। ठीक है, फिर आपकी बीकानेर के अंदर आती है, फिर जैसलमेर के अंदर आती है, फिर जोधपुर के अंदर आती है। इस प्रकार से आंधियों का जैसे क्रम घटता जाता है, उसी प्रकार बात करते हैं हम 7 जैसे क्रिया हमने लू फटी थी। ठीक है, मेघ गर्जन के साथ, ओलावृष्टि के साथ मानसून की वर्षा फटी थी, पूर्व वर्षा का हमने बताया था मैंने आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से समझाने का प्रयास किया था कि इस क्रम को याद कर लेना, एक तो वर्षा का और एक वायु की तीव्रता का क्रम। तो मैंने क्या बताया था कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा जो चलने वाली वायु की तीव्रता है उसका प्रभाव क्या होता है आपका? कम होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले। तो यहाँ पर देखो, कलाम ने पूछा आपका जिलों का समूह, तो जिले हो जाएंगे पे ऑप्शन नंबर 4। वही देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। 13 क्या आपका? राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर से गुजरने वाली वायुदाब रेखा है। देखो जनवरी माह की पूछी है यहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर आपको कौन सी माह की बताई थी? जुलाई माह की। ठीक है, जुलाई माह की तो मैंने बता दी थी। यहाँ पर जनवरी माह की और पूछिए तो देख लीजिए। राजस्थान में जनवरी माह से जैसलमेर से गुजरने वाली वायुदाब रेखा है 997 मिलीबार से कम, 1000 मिलीबार से कम, 1018 मिलीबार से कम, या आपके 1020 मिलीबार से अधिक। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 997 मिलीबार। ठीक है, 997 की बात करें तो 997 तो कौन सी माह में चलती है आपकी? जुलाई माह की। आपकी कौन सी माह की? आपकी जुलाई माह के अंदर।
ठीक है। जुलाई माह के अंदर आपकी 997 है आपकी जैसलमेर से गुजरती है। तो कहाँ से आपकी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरती है। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरती है। गंगानगर से गुजरती है कौन से माह में? 997 जुलाई माह की। लेकिन हमें पूछा जनवरी माह में, तो जनवरी माह में आपके जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर से कौन से गुजरती है? 1018 मिलीबार से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1018 से मिलीबार से अधिक गुजरती है आपकी जनवरी माह के अंदर। जैसलमेर की बात करें तो 1018 गुजरती है जैसलमेर से, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या आपका? राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है। निम्नलिखित कथनों मानसून के संदर्भ में बताना हमें सत्य कथन नहीं है, यह हमें बताना है। राज्य में अरावली बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग का अवरोधक है। तो राज्य में जो अरावली है बंगाल की खाड़ी की शाखा के आपके अवरोधक है, बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य कथन है। देखो हमने क्या पढ़ा था, मानसून इस तरफ से आता है ना, बंगाल खाड़ी वाला मानसून ये अपना राजस्थान मान लेते हैं एक तरह से, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, इस छोटा सा बात सोचते इस तरह से मानसून आता है। तो अरावली कहाँ से आपकी? अरावली इस तरह से आपकी, तो इसके लिए तो क्या आपकी अवरोधक है, अवरोधक है। यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर लेना, बंगाली खाड़ी से आने वाली शाखा के लिए मार्ग में अवरोधक है, वही आपकी अरब शाखा के समांतर है, अरब सागर की शाखा से सागर की शाखा के समांतर है, समांतर है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको यहाँ पर याद कर लेना, दोनों मैंने मानसूनों को याद करवाई। राज्य में अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से की तुलना में अत्यधिक कम वर्षा होती है, बिल्कुल राइट। अरब सागर की शाखा की बंगाल की खाड़ी की शाखा से तुलना कम होती है। राजस्थान में बात करें, देखो राजस्थान में देखो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कौन से होती है आपकी? बंगाल की खाड़ी से। किससे होती है आपकी? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। वही यदि हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? भारत में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी अरब सागर की शाखा से, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना कि भारत में अरब सागर से होती है और राजस्थान में बंगाली खाड़ी से, क्योंकि अरब सागर ये अरावली के समांतर होने के साथ सीधे आगे निकल जाती है उत्तर भारत में और शिवालिक पहाड़ियों में जाके घनघोर वर्षा करती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो यहाँ पर यह भी आपका बिल्कुल सही है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम हो जाती है। नहीं, हमने क्या पढ़ा था, देखो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता मैंने एक जिला बताया था आपको, जहाँ पर बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाला जिला, परिवर्तनशीलता वाला जिला बताया था मैंने, वाला जिला कौन सा बताया था दोस्त? वो बताया था मैंने जैसलमेर। देखो मैंने आपने क्लासें देखी है पूरी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन मैंने करवाए। तो मैंने क्या बताया था? जैसलमेर करवाया था। क्या बताया था मैंने? जैसलमेर करवाया था कि सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है, यानी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जो आपकी परिवर्तनशीलता है वो क्या होती है आपकी? कम नहीं होती है, क्या होती है आपकी? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। सबसे पश्चिमी कौन आपका? जैसलमेर, और सबसे जैसलमेर में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है वर्षा की। तो हमें क्या पूछा था? सत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा कथन और देख लीजिए इसका। चौथा कथन क्या आपका? राज्य में मानसून सामान्यतः मध्य जून में प्रवेश करता है लगभग। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मध्य जून में प्रवेश करता है। मौसम विभाग मानता है, मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग की बात करें तो मैंने बताया था कि मौसम विभाग मानता है कि राजस्थान में जो मानसून है, राजस्थान में मानसून है वो कब प्रवेश करता है? लगभग 15 जून, ठीक है, 15 जून की डेट डिसाइड कर रखी है मौसम विभाग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, जो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण, तो कोपेन को हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा था, 4 भागों में पढ़ लिए। आधार की बात करें तो वनस्पति और वर्षा थी, क्या थी? वनस्पति व वर्षा आपका आधार था, मैंने अभी बताया आपको। तो CWG सिरोही, BSSW गंगानगर, BWSW बाड़मेर और AW डूंगरपुर। तो हमें पूछा कौन सा सम्मिलित है, तो यहाँ पर सिरोही की बात करें तो सिरोही में कौन सा आता है आपका? सिरोही में कौन सा आता है आपका? BSSW आता है। क्या आता है आपका? BSSW आता है, ठीक है। BWSW नहीं आता बाड़मेर में, बाड़मेर आता है आपका BSSW आता है, ठीक है। गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका BWSW, और यहाँ पर क्या आता है आपका? BSSW आता है सिरोही के अंदर, और डूंगरपुर आपका बिल्कुल राइट है, AW आता है, ठीक है। डूंगरपुर आपका बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम। निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले उपयुक्त युग में, तो मैंने दोनों बताए थे, न्यूनतम तापांतर वाले बताए थे मैंने कौन से आपके? जुलाई अगस्त, तो ऑप्शन नंबर 3। और अधिकतम की बात करें तो सितंबर अक्टूबर, अधिकतम तापांतर वाले जिले वाले जिले दोनों बताए थे मैंने, अच्छे से आपको बताया था। जुलाई अगस्त न्यूनतम तापांतर वाले जिले हैं, और अधिकतम तापांतर वाले जिलों की बात करें तो अक्टूबर नवंबर आएगा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर।
ठीक है, अक्टूबर नवंबर। अधिकतम तापांतर वाले जिले की बात करें तो कौन से आ जाएंगे, अक्टूबर नवंबर। और न्यूनतम की बात करें तो मैंने कौन सा बताया था, जुलाई अगस्त बताया था। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी बताया था, यहाँ पर याद कर लो, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला तो कौन सा बताया था मैंने, चूरू बताया था। कौन सा बताया था, चूरू बताया था। वही मैंने दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला भी बताया था मैंने। कौन सा है दैनिक तापांतर वाला, अपना जैसलमेर, जैसलमेर जिला है। और स्थान पूछे तो कौन सा जाएगा आपका, सम, सम कहाँ पर पड़ता है आपका, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, दोनों चार चीज़ें आपको यहाँ पर याद करवा दी। वापस आपको ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। 17 देखिए दोस्तों, 17 क्या आपका, खतन ए दे रखा है, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाली खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। दो बंगाली खाड़ी शाखा से ही प्राप्त करता है आपका दक्षिणी, वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाली खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक, कम नहीं, अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो पहला तो आपका गलत है, पहला तो क्या आपका सरासर गलत है, यानी सीधा सीधा गलत दे रखा है। ठीक है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाली खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समानांतर है। देखो, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समानांतर नहीं है, आपकी कौन सी, आपकी अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा के बिल्कुल समानांतर है, मैंने अभी बताया था आपको। तो 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही नहीं है। तो दोनों ही सही नहीं है तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है कि मानसून आपके इस तरफ से प्रवेश करता है। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में सर्वाधिक वर्षा करता है, फिर मानसून जो वर्षा है वो क्रम घटता जाता है, मैंने अभी आपको बताया। बंगाल की खाड़ी आपके अवरोधक के रूप में, अभी आपका पीछे क्वेश्चन, यदि पीछे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता है, अभी हमने करवाया ना, अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे की अरब सागर की बंगाल की खाड़ी शाखा के अरावली अवरोधक का काम करती है। तो यदि वो क्वेश्चन आपका सही है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यदि पेपर के अंदर आपको पेपर अच्छे से किया है तो पीछे क्वेश्चन किया, तो पीछे क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आपके कनेक्ट हो गए पीछे के क्वेश्चन के, तो आपने किए अच्छे से, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोनों आपके असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। देखो, राजस्थान के लोह क्षेत्र राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लोह एस्क उत्पादित किया जाता है। तो मैंने ये चीज़ बताई थी, लोह ऐसा है तो आप जयपुर और दौसा में सर्वाधिक उत्पन्न किया जाता है। जयपुर व दौसा में सर्वाधिक लोह उत्पादन होता है, सर्वाधिक। मैंने आपको अच्छे से बताया था ये आपको लोएस के बारे में। तो यहाँ पर देखो आपके दक्षिणी पूर्वी में आते हैं कि जयपुर और दौसा कौन से आते हैं, उत्तर पूर्वी जिलों के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो दोस्तों 19 क्या आता है आपका, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी आपकी, मैंने बताया था आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आपके उदयपुर के अंदर स्थापना की जाएगी, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से बात करते हैं, तांबे की खानी सेनपड़ी तथा हनोतिया क्रम से। देखो हनोतिया की बात करें, हनोतिया आपके अजमेर में पड़ता है। ठीक है, यदि आपको एक खान याद है तो हनोतिया आपको अजमेर में, तो अजमेर सिर्फ एक में दे रखा है, बाकी किसी में अजमेर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेनपरी तांबे खान कहाँ पर आपके अलवर के अंदर है। और सर्वाधिक तांबा की बात करें, सर्वाधिक तांबा कहाँ पर होता है, सर्वाधिक होता है आपका झुंझुनू के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर होता है आपका, झुंझुनू के अंदर। सारी खाने बताई थी आपको, अच्छे से आपको याद करवाया था एक एक खान को, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम। देखो 21 क्या आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमेर जिले में फेल्सपार के भंडार है। तो पहला दे रखा था मैं, अजमेर जिले में फेल्सपार के भंडार है, बिल्कुल है। मैंने आपको खान क्षेत्र भी बताया था, मैंने बताया था आपका कौन सा था वो, मकरेरा था। कौन सा आपका, मकरेरा। मकरेरा अजमेर में आपके फेल्सपार के भंडार है। कहाँ पर आपके, मकरेरा अजमेर के अंदर। ठीक है, अलवर बाड़मेर भीलवाड़ा में रॉक फास्फेट के भंडार है। तो रॉक फास्फेट के भंडार की बात करें तो अलवर बाड़मेर भीलवाड़ा के अंदर रॉक फास्फेट के भंडार नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। रॉक फास्फेट की बात करें तो कौन से जिलों में आता है आपका सर्वाधिक, तो मैंने बताया था आपको उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर जैसे झामर कोटड़ा था आपका, मुख्य झामर कोटड़ा याद रखना। मुख्य मुख्य खाने बताई थी मैंने एक एक। और आपका जैसलमेर का बिरमानिया बताया था। जैसलमेर का कौन सा बताया था मैंने, जैसलमेर का बिरमानिया। और भी जिलों की बात करें, और भी मैंने बताए थे आपकी, बांसवाड़ा का बताया था एक, अलवर का बताया था, और जयपुर का अचरोल बताया था। इसके अलावा आपकी बांसवाड़ा, ठीक है, अलवर और जयपुर,
इन जिलों में आपके रॉक फास्फेट के भंडार है। कौन से में? उदयपुर का झामर कोटड़ा सर्वाधिक बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, काफी बार कौन सा पूछा गया? झामर कोटड़ा। ठीक है, जैसलमेर का बिरमानिया काफी बार पूछा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, न कि आपके अलवर, बाड़मेर और भीलवाड़ा में नहीं है। सलादीपुर सीकर पायराइट्स खनन क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपकी रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल है सलादीपुर है वो सीकर में है, पायराइट खनन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आपका पायराइट खनन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात करते तो सत्य की बात करें तो 1 और 3 सत्य, तो 1 और 3 देखिए कौन से ऑप्शन में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखो दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर देखो मैंने अच्छे से करवाए थे। खनिज संसाधन और खनन क्षेत्र, तो मैंने बताया था कैलसाइट के लिए मैंने बताया था तेजा का बास और बेल का फाड़। तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका? कैलसाइट के लिए ऑप्शन 2। तेजा का बास बताया था मैंने कौन से जिले के अंदर बताया था? भीलवाड़ा के अंदर। कौन से जिले में बताया था मैंने? भीलवाड़ा के अंदर बताया था। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। भाई हम बेल का फाड़ की बात करें तो बेल का फाड़ कहाँ पर बताया था मैंने? बेल का फाड़ कहाँ पर बताया था दोस्तों? सिरोही के अंदर। कहाँ पर बताया था मैंने? सिरोही के अंदर। तो पहला तो हो गया 2। बेराराइट की बात करें, बेराराइट्स की बात करें तो आपकी बात करें यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? सैनपुरी झारखेड़ा। कौन सा हो जाएगा आपका? सैनपुरी और झारखेड़ा। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के दोनों खाने मैंने कहाँ पर बताई थी? अलवर के अंदर बताई थी। कहाँ पर बताई थी दोस्तों? अलवर के अंदर बताई थी। ठीक है, फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड कौन से में हो जाएगा आपका? चौकरी और चापोली। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौकरी और चापोली कौन से जिले के अंदर? आपके सीकर के अंदर। कौन से जिले में दोस्तों? सीकर के अंदर है। फिर रॉक फास्फेट अभी बताया मैंने बिरमानिया, तो बिरमानिया कहाँ पर बताया? अभी मैंने जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर के अंदर आपकी, और आपका फतेहगढ़ भी कहाँ पर? आपका जैसलमेर के अंदर। ये सभी मैंने क्वेश्चन करवाए आपको, सभी क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 कौन से ऑप्शन में? कौन? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र नहीं है? जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र नहीं है, यह मैं बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। ठीक है, डांडेवाला, रोहिल, चिन्ने वाला टिब्बा या कमली ताल, तो कौन सा प्राकृतिक गैस का भंडार जैसलमेर के अंदर नहीं है? 23 के अंदर। तो 23 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 रोहिल है। रोहिल आपका जैसलमेर के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार के क्षेत्र नहीं है? तो रोयल नहीं है, बाकी आपकी डांडे वाला भी है, चिन्ने वाला टीबा भी है, कमली ताल भी है आपका, इसके साथ आपका मोहनगढ़ भी है, आपका मोहनगढ़ भी आता है ऑप्शन के अंदर। तन्नौट भी आता है आपका, तन्नौट काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है तन्नौट, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, सादे वाला भी पूछा जाता है आपका, सादे वाला भी पूछा जाता है जो जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा आपका राजेश्वरी है, आपका राजेश्वरी है, और आपका बकरी वाला है। कौन सा आपका? बकरी वाला है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आते हैं आपके चारों पांचों में से कोई ना कोई आपके 4 दे दिए जाते हैं, एक इनमें से असुमलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी बाड़मेर साचौर बेसिन के अंदर होना चाहिए आपका रोयल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राजस्थान संपूर्ण देश का लगभग 22% अदरक उत्पादित करता है। संपूर्ण देश का कितना? 22% अदरक उत्पादन करता है कौन? राजस्थान। तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, 22% अदरक उत्पादन करता है। 7% यानी 100% शिस्त यानी ओलेस्टाइन उत्पादित करता है, बिल्कुल राइट, यानी प्रथम स्थान पर आता है कौन? आपका राजस्थान, बिल्कुल। लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है, बिल्कुल करता है, ये भी आपका सत्य कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर बात करें तो तीनों आपके सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही हमने बात की थी अब्रक सिटी की, तो अब्रक सिटी या माइका सिटी कौन किस जिले को बोला जाता है? आपके भीलवाड़ा को बोला जाता है। किस जिले को बोला जाता है? आपके भीलवाड़ा को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा आपकी अब्रक कहाँ से निकलती है? आपके भीलवाड़ा से। वही हमने ओलो स्टोनाइट की मैंने आपको खाने बताई थी, जैसे सिरोही बताई थी, पाली बताई थी, उदयपुर बताई थी, अजमेर का रूपनगर बताया था मैंने। ओले स्टोन के लिए सबसे ज़्यादा जान जाते हैं, जो आपकी सीमेंट, चादरें, टाइलें और फिल्टर्स के बनाने में काम आती है। वही मैंने जिप्सम अन्य नाम की बात करें, इसको सेल खड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल खड़ी भी बोलते हैं। ये भी मैंने बताया था, अलग अलग जिलों में बताया, जैसे गोट मांगलोद मैंने दत्ती माता के नाम से याद करवाया था कि ये आपके नागौर के अंदर है, जामसर आपके बीकानेर में बताया था। ठीक है, इस तरह से मैंने सभी आपको जिप्सम के बारे में बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं दोस्तों। 25 क्या आपका?
राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, ये मैं बताना है। तो राज्य वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है। कितने प्रकार के खनिजों का खनन करता है? आपके 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है, बिल्कुल राइट है। कुल खनिज कितने पाए जाते हैं राजस्थान में? कुल खनिज की बात करें, कितने प्रकार के पाए जाते हैं आपके राजस्थान में? 81 प्रकार के कुल खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से उपयोग कितना कर रहा है? वो 58 प्रकार के खनिजों का उपयोग कर रहा है अपना राजस्थान। राजस्थान में देश में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य है, बिल्कुल राइट। अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। अधात्विक दृष्टि के उत्पादन से राज्य देश में दूसरे स्थान पर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, सत्य नहीं, ये पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो सर आपने बताया कि अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि राज्य दूसरे स्थान पर नहीं है, तो कौन से स्थान पर है? तो आपके प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर दोस्तों? अपने प्रथम स्थान पर। याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है आपके कि अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो अपने प्रथम स्थान के ऊपर है। राज्य में देश में की लगभग 19% खाने हैं यहाँ स्थित है, बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। और खानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। खानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर? आपके प्रथम स्थान पर है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, ऐसे हो गए नहीं फिर आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करते हैं दोस्तों। 26 के आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है? कौन सा खनन क्षेत्र है आपके जो डोलोमाइट का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका बीठल देव। तो बीठल देव मैंने बताया था आपके बांसवाड़ा के अंदर है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। और बांसवाड़ा के अंदर है, किसी से संबंधित? आपके डोलोमाइट से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। दूसरा दे रखा आपका, कौन सा दे रखा आपका? बाजला काबरा। और बाजला काबरा कहाँ पर पड़ता है? आपके अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अजमेर के अंदर ये क्षेत्र है, ये भी किससे संबंधित है? डोलोमाइट से संबंधित है, ठीक है। तीसरा दे रखा आपका गोरेला चांदा दे रखा आपके, जो कहाँ पर पड़ता है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और ये भी किससे संबंधित है? आपके डोलोमाइट से संबंधित है। तो बच्चा कौन सा? केसर देसर बच्चा, जो आपके हीरो के लिए उत्पादन किया जाता है। किस लिए? आपके हीरे के लिए जाना जाता है आपका केसर देसर, नहीं सॉरी, केसर देसर बीकानेर में आपका, बीकानेर में है। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में मुल्तानी मिट्टी के लिए जाना जाता है। किसके? आपके मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, केसर देसर। और मैंने जो हीरे बताया अभी, हीरे के लिए था वो केसरपुरा था। कौन सा था आपका? केसरपुरा। और केसरपुरा कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़ के अंदर। और किसके लिए जाना जाता है? आपके हीरा के लिए जाना जाता है, हीरा का उत्पादन होता है यहाँ पर। थोड़ा सी मिस्टेक होगी। केसर देसर है वो बीकानेर में, जहाँ पर मुल्तानी मिट्टी उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। 27 की आपका, 27 की बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। निम्न में से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सम्मिलित करना हमें, तो सम्मिलित करते हैं भाई हम। तो यहाँ पर देखो सबसे दे रखा आपका पन्ना। पन्ना को मैंने क्या बताया था? अन्य नाम हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। इसको आभूषणों के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे मैंने बताया, अंगूठी के अंदर जो हरा वो लगा जाता है हीरा, ठीक है, वो पन्ना का बना होता है। हरी अग्नि भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हरी अग्नि, ठीक है। क्षेत्र की बात करें तो केसरपुरा तो हमने अभी देखा, प्रतापगढ़ के अंदर है। हीरा, हीरा के लिए जाना जाता है। और सॉरी, प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। किसी खाने में पाई जाती है? हीरा। तांबड़ा की बात करें, तांबड़ा को अन्य गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है, जेम गार्नेट भी बोला जाता है। और इसे उपनाम की बात करें तो मैंने अच्छे से करवाया आपको सभी, ठीक है। मैंने क्या बताया था? इसको लाल मणि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लाल मणि भी बोला जाता है, ठीक है, रक्त मणि भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पर आ जाएगा आपका? देखो बात करें क्षेत्र की बात करें तो सरवाड़ आ जाएगा। सरवाड़ कहाँ पर आता है? आपका अजमेर के अंदर। मैंने बताया था किसके लिए जाना जाता है? आपके तांबड़ा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तांबड़ा के लिए जाना जाता है। कौन सा? आपका सरवाड़, अजमेर के लिए। पन्ना की बात करें, पन्ना फिर से आ गया आपका। तो पन्ना की बात करें तो यहाँ पर पन्ना के 2 खाने हैं अपनी, तो 2 खाने होनी चाहिए आपकी। देखो कौन सी? आपकी टिक्की राजसमंद है आपका, राजसमंद। और वो भी किसके लिए जाना जाता है? आपके पन्ना के लिए जाना जाता है, ठीक है। काला गुमान भी राजसमंद के अंदर है, ये भी किसके लिए? आपके पन्ना के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर देखो ऑप्शन काट देना इसके आधार, क्योंकि पन्ना के 2 ऑप्शन दे रखे, दोनों आपके दे रखे। 2 पहला आपका, आप ऐसे भी कर सकते हो, करने वाला पहला 3 पर भी जा सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन काटने हैं इसके आधार पर, ठीक है, जो सा बना है। क्योंकि आप पन्ना पे जाओगे तो पन्ना टिक्की राजसमंद में भी तो है, और डी आपके 2 में भी ला सकते हो। तो वैसे है कि ऑप्शन नहीं देने चाहिए, वैसे ऑप्शन काटते हैं हम। देखो क्या हमने क्या किया आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन में है क्या? 2 1 4 3 देखते हैं। 2 1 4 3 पहला ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखो चंदेरिया स्थित जिंक सिमुलेटर संयंत्र संचालित है HP
सेल द्वारा, केरी द्वारा, वेदांता कंपनी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो मैंने आपकी केरी की सबकी स्थापना भी बताई थी मैंने आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 का बात करें तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वेदांता कंपनी द्वारा संचालित है चंदेरिया। ठीक है, चंदेरिया जो आपकी जिंक सिमुलेटर संयंत्र है वो किसके द्वारा संचालित है? आपके वेदांता कंपनी द्वारा, और शायद ये आपके झुंझुनू के अंदर है। चंदेरिया है वो कहाँ पर आपकी, सबसे पहले तो वो याद होना चाहिए आपको, चंदेरिया आपका पड़ता है आपका भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, सीसा जस्ता की बात कर रहा था मैं, आपकी सीसा जस्ता। ठीक है, सीसा जस्ता की खान आपकी भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर आपकी वेदांता कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। कौन सा? आपका जिंक सिमुलेटर सेंटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखो कौन से में जाएगा? मोकला, पाता, सुख और पलाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें आपके मोकला और मत्स्यसुख है वो कौन से जिले में? आपके नागौर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? नागौर जिले के अंदर। और पलाना किस जिले के अंदर? आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित खनन क्षेत्र और खनिज में से असममित युग्म की पहचान कीजिए। तो अकवाली और सतकोई तांबा के लिए जाना जाता है, बिल्कुल राइट। गुजरवाड़ा मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता। जगपुरा बुखिया सोना के लिए जाना जाता है। बंजारी लक्ष्मी आपके अब्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है, बंजारी और जो लक्ष्मी आपकी अब्रक के लिए जानी जाती है। ठीक है, कौन से जिले में आपकी ये आपकी खान अब्रक की? ये जयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में आपकी बंजारी और लक्ष्मी है वो अब्रक के लिए जानी जाती है? कौन से जिले में? आपकी जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, वही जगपुर बुखिया की बात करें, सोना आपकी कहाँ पर है? आपकी खाने तो मैंने बताया था मैंने, बांसवाड़ा जिले के अंदर है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, बांसवाड़ा में काफ़ी बार आता है कि जगपुरा बोकिया खाने किससे सम्मिलित है? सोना से। तो बांसवाड़ा जिले के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, और वही बात करें तो आपके अकवाली और सतपुई तांबा की बात करें, अकवाली अक्कावाली है वो तो आपके, और सतपुई की बात करें, अक्कावाली तो झुंझुनू में। कौन से में? आपकी झुंझुनू के अंदर है दोनों ही आपकी। कहाँ पर? आपके झुंझुनू जिले के अंदर तांबा के लिए। तो यहाँ पर गुजरवाड़ा मैग्नीज उत्पादन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर। सर्वाधिक कौन से जिले में होता है? आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर होता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान खनिज नीति 2024 लागू की गई थी। राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई थी? 17 सितंबर, 4 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 जनवरी? तो 4 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर देखो फायर क्ले, चाइना क्ले, डोलोमाइट या सिलिका सैंड। ये तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक हो, चाइना क्ले को जाना जाता है। फायर क्ले की बात करें तो अग्नि मिट्टी को जाना जाता है। किसको? आपके अग्नि मिट्टी को मैंने बताया था आपको, अग्नि मिट्टी। और सिलिका शेड आप सभी को बताया, कांच बालुका स्तूप बोला जाता है। किसको? आपके कांच बालुका स्तूप, कांच बालुका को थोड़ी बालुका स्तूप क्या। ठीक है, डोलोमाइट आपने पढ़ी लिया यहाँ पर। तो चाइना क्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बोला जाता है? आपके चाइना क्ले को क्लोलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपके क्लोईन बोला जाता है। ठीक है, लीन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। राजस्थान में रागेश्वरी और मंगला तेल के कुएं स्थित है। रागेश्वरी और मंगला की बात करें तो बाड़मेर, साचौर बेसिन में मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न 34 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है आपका? तो यहाँ पर देखो यूरेनियम अधात्विक खनिज है, कैल्साइट अधात्विक खनिज है, बेराइट अधात्विक खनिज है, लेकिन टंगस्टन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है वह है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जेट्रो। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है? कौन करता है भाई? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल होता है। तो 135 के तहत राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्ति। ठीक है, 37 दे रखा है आपका, देखो 37 क्या दे रखा है हमें?
विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो विधायकों हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित राज्यपाल जो विवाद है उनका निर्णय किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 195। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 192 के तहत। वहीं देखो मैंने 175 बताया था। 175 में क्या होता है आपका जो राज्यपाल है वो विधानसभा क्या भेजता है आपका? राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल विधानसभा क्या भेजता है? संदेश भेजता है। विधानसभा क्या भेजता है आपका? संदेश भेजता है। मैंने बताया था कि संदेश कौन से आपके और अभिभाषण देता है, ठीक है, अभिभाषण देता है, ठीक है। किस ऐसा किस पूछा जाएगा कि राजस्थान जो विधानमंडल में अभिभाषण का उल्लेख कि राज्यपाल जो विधानसभा में अभिभाषण देगा इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 175 में है। और संदेश किसके अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 175 में। और अभिभाषण देता है, मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए थे, कंफ्यूज मत होना कि अभिभाषण देता है तो यहाँ पर ऐसा आ जाए कि अभिभाषण देता है तब तो अनुच्छेद 176 आएगा कि अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण देता है। और अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अभिभाषण की जो तैयार किया जाता है वो किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 175 के तहत। विधानसभा को संदेश किसमें भेजा जाता है? 175 के तहत भेजा जाता है। ये हमने क्वेश्चन पीछे किया है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 38वां है श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें तो ये राजस्थान के पहले प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल, ठीक है। राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था कौन सा आपका? 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वां चरण था। और 7वां चरण कब हुआ था आपका? 1 नवंबर 1956 को हुआ था जब आपके अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? आपके अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था, ठीक है। 7वें चरण के अंदर संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ था 7 चरणों के अंदर। इस समय आपकी बात करें यहाँ पर जो राज प्रमुख का पद है वो समाप्त किया गया था। आपके राज प्रमुख का पद बात करें हम, राज प्रमुख पद समाप्त किया गया था, राज प्रमुख पद समाप्त किया गया और इसके पद की जगह एक पद सर्जित किया गया। जो कौन सा पद सर्जित किया गया था? सर्जित किया गया था आपका राज्यपाल। कौन सा पद सर्जित किया गया? राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे आपके? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कब बने थे आपके? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, नहीं 25 अक्टूबर 1956 को घोषणा हो गई थी आपकी। 38 की बात करें 25 अक्टूबर 1 नवंबर को तो बने थे आपके, 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह के रूप में नियुक्त हो गए थे आपके। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। देखो आपका ऑप्शन नंबर 3 मत कर देना, 4 मत कर देना। देखो 4 जो नियुक्ति की बात करा यहाँ पर नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया तो कब किया गया? आपके 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया, ठीक है। और पदभार संभाला, पदभार संभाला, दोनों क्वेश्चन याद करना। 1 नवंबर 1956 को अपना पदभार संभाला था। क्या पद संभाला था? आपकी पदभार संभाला था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 की बात करें 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य श्रेणी में शामिल किया गया था आपकी, ठीक है। और राजस्थान का राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था और इस समय आपके राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। और श्री गुरुमुख निहाल सिंह को आपके 25 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, राजस्थान का पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने अपना पदभार संभाला था आपका 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पदभार कब संभाला। अब आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये डेट पूछी नहीं जाती थी पहले, लेकिन अब पूछी जा सकती है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपके गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? आपके 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था और इन्होंने पदभार संभाला था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले यानी लंबी अवधि वाले सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल की बात करें तो कौन थे आपके? गुरुमुख निहाल सिंह। 25 अक्टूबर 1956 को इन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अनुच्छेद 158(3) क के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाले उपलब्धियों या भत्ते किसके द्वारा मानकों के हिसाब से मिलकर प्रदान किया जाएगा? तो राष्ट्रपति ये निर्धारित करता है। कौन करता है? आपके राष्ट्रपति ये निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन निर्धारित करता है? मापदंड राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कितना किस राज्य में, वो बाहर के आधार पर कितना कार्य किस राज्य में किया जाएगा उसके आधार पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि इस राज्य को इतना वेतन देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सभी बताएंगे आपको। मुख्यमंत्री कर्तव्यों को उल्लेख निम्न किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद कर्तव्यों की बात करें तो अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 171 के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 167 के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 171 की बात करें तो इसमें जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या होता करता है आपका? राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करता है, सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। 170 में आपकी विधानसभा है, 170 में क्या आपकी विधानसभा है।
अनुच्छेद 166 मैंने कल भी बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका 166 भी बार बार पूछा जाता है आपके, कि राज्य की समस्त कार्य जो आपकी कार्यकारी है आपकी, राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाती है। राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल करेगा या राज्यपाल के नाम से की जाती है, राज्यपाल के नाम से की जाती है। सब्जेक्ट करवा चुका हूँ मैं आपके, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद 2 टॉपिक पढ़ लिए, आगे हम पढ़ लेंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत से कौन से मुख्यमंत्री है? बात करें 41वें क्वेश्चन की, तो कौन से मुख्यमंत्री आपके? 14वें मुख्यमंत्री है। कौन से आपके? 14वें मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और आपके वैसे कौन से आपकी बात बताओ भाई, कमेंट में अंदर बता देना कि आपका व्यक्तिगत रूप से या विधानसभा के रूप से कौन से मुख्यमंत्री बने। राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर करते हैं आपके, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बिल्कुल राइट, विधानमंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन है जैसे अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम खुली मतदान प्रणाली द्वारा होता है, नहीं बंद मतदान प्रणाली द्वारा, ठीक है। गुप्त मतदान होता है, किसका आपका होता है? आपका गुप्त मतदान होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में सत्य कथनों की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य है 42 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं हम, देखो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। प्रावधान दे रखे हैं सूची फर्स्ट में, क्या दे रखे हैं? प्रावधान दे रखे हैं, और सूची सेकंड में अनुच्छेद दे रखे हैं। सदस्यों कार्यकाल है, सदस्यों कार्यकाल हमने अनुच्छेद 172 के अंदर बात करते हैं। सदस्यों की योग्यताओं की बात करते हैं अनुच्छेद 173 के अंदर है। सदस्यों को शपथ आपके अनुच्छेद 188 के तहत की दी जाती है, और सदस्यों की अयोग्यता अपने अभी बढ़ा था पीछे 191 के द्वारा। देखो अभी अपने पीछे का क्वेश्चन सही है आपका, तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा हो जाएगा आपका 4-3-1-2। 4-3-1-2 की बात करें तो यहाँ पर देखो आप आराम से कर सकते हैं। बात पीछे वाला क्वेश्चन यदि जिस दोस्त ने सही किया तो उसमें देखो 2 सिर्फ 1 में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पीछे हमने 191 क्वेश्चन अभी किया था हमने 191 अयोग्यता निर्धारित करता है राज्यपाल 192 अयोग्यता आपकी 191 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे आपके श्री कंवरलाल मीणा है ये आपके, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया। निर्हित किया गया है, ये किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो अंता बारा से विधायक थे आपके, अंता बारा से। क्या कहता है इन्होंने 2005 में जो आपके रामनिवास मेहता थे, 2005 में यहाँ के आपके चुनाव अधिकारी थे आपकी, कौन? रामनिवास मेहता थे, एसडीएम थे वो, उनके ऊपर इन्होंने पिस्तौल तांग दी थी। क्या तांग दी थी? पिस्तौल तांग दी थी। हमने अभी पीछे किया है। तो आपके विधानसभा अध्यक्ष इसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। अब वर्तमान में सीट बताया आपकी विधानसभा की, वर्तमान राजस्थान विधानसभा की सीट कितनी है आपकी? विधानसभा की सीटें पूछे वर्तमान, ठीक है। वर्तमान में तो 199 सीटें हैं। अब निर्वाचित पूछ ले, इसे कुल पूछे तो 200 है, 199 सीटें, क्योंकि कंवरलाल मीणा को बर्खास्त कर दिया गया। और किसके द्वारा किया जाता है आपके बर्खास्त? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 7वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 45 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। कब हुआ था आपका? 1956 में आपका हुआ था आपका 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? KR श्रीराम तो वर्तमान है, कौन है आपके? वर्तमान है। वर्तमान कौन से आपके? 43वें, ठीक है। कैलाश वाचु, SK गर्ग या KK वर्मा? तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 KK वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं दोस्तों। 47 क्या आपका? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करनी थी हमें 47 के अंदर। तो यहाँ पर देखो राजस्थान शासन सचिवालय एकीकृत रूप से 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल राइट। एकीकृत रूप से कब अस्तित्व में आया आपका? 13 अप्रैल 1949 को आया, अस्तित्व में आया। राज्य प्रमुख मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होता है, बिल्कुल होता है। वर्तमान कौन है आपके मुख्य सचिव? सुधांशु पंत। वर्तमान कौन है आपके? सुधांशु पंत। मुख्य सचिव का चयन राज्य मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल करता है। वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है, नहीं, कौन आपके? सुधांशु पंत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन। के राधाकृष्णन आपके
प्रथम मुख्य सचिव थे आपके, कौन थे आपके? प्रथम मुख्य सचिव। भगत सिंह मेहता राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान केंद्र के प्रथम मुख्य सचिव थे। और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन रहते हैं आपके? ये रहते हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फिर से आपको करवाऊंगा मैं, नीट वालों को भी दोबारा करवाऊंगा, ना तो एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर। 49 की बात करें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अध्यक्ष निर्धारित किया गया? धारा 2, धारा 18, धारा 21, धारा 25। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 25 का दिया, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, तो राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ था? देखो, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ था? 1991 में, 1956 में, 1962 में, 1967 में। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1951 के अंदर। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरुआत कब हुई थी? आपने देखा था, हमने 1 अप्रैल 1953 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 26 जनवरी 1975 को, 24 अप्रैल 1993 को। गलत, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1949 को। कहाँ से हुई थी आपकी? बगदरी गांव नागौर से। कहाँ से हुई थी आपकी? बगदरी गांव नागौर से। नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। किसने? JLN ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति है। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति बात है तो कौन निर्धारित करता है? आपके ग्राम सेवक निर्धारित करता है। सबसे पहले तो बात करें तो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है इसका निर्धारण कौन करता है? आपके ग्राम सेवक। वर्तमान वीडियो के नाम से जाना जाता है इसको। कुल सदस्यों का 1/4 नहीं, कुल सदस्यों का 1/3 नहीं, कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी 1/10। कुल सदस्यों के 1/10 उपस्थित होंगे तो बैठक होगी वरना नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 क्या आता है आपका? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो देखो, यहाँ पर बात करते हैं आपको नगरपालिकाओं की बात करें तो ये आपका 76वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 के अंदर। ठीक है, जिसमें आपके नगरपालिका संस्थान जोड़ा गया था आपके संविधान के भाग 9 ख के अंदर, भाग 9 क के अंदर। ठीक है, भाग 9 क जोड़ा गया था। भाग 9 की बात करें वो पंचायती राज था। भाग 9 में क्या आपके? पंचायती राज है। और 9 ख के अंदर कौन सा आपका? नगर प्रशासन है। यहाँ पर बात करें संविधान कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है? 243P, 243Q, 243R, 243S। 53 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 243R। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों। 254 क्या आता है आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों के पद है? वर्तमान चेंज हो चुके हैं। वर्तमान कुल सदस्य अब 10 कर दिए गए आपके। कुल सदस्य कितने कर दिए गए आपके? 10 कर दिए गए। ठीक है, वर्तमान नया संशोधन हो चुका है, इनमें संशोधन हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना ही बेहतर होगा। वैसे बात करें हम राजस्थान लोक सेवा वर्तमान में अध्यक्ष कुल कितने पद है? वर्तमान की बात करें, आज की बात करें तो कितने हो जाए आपके? 11 ही हो गए अपने। ठीक है, कुल सदस्य 10 हो गए, एक आपका अध्यक्ष हो गया, तो 11 दे रखे ऑप्शन में, तो 11 हो जाएंगे वर्तमान में। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके? 11 हो जाएंगे। 54 का 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। ये देखो, राजस्थानी भाषा और साहित्य का मैंने एक क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाला था, उसके साथ साथ भाषा और साहित्य के मैंने बुकलेट टेस्ट के साथ साथ मैं करवा रहा हूँ। आपका बुकलेट को एनालिसिस मैंने करवाया टॉपिक वाइज, जैसा जैसा आपका सिलेबस के अंदर है। बुकलेट की क्लासें आ रही है आपकी यूट्यूब के अंदर, आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो मैंने आपके वीर गाथा काल बताया था मैंने 1050 से 1450 ईस्वी के बीच। तो ऑप्शन नंबर 55 की बात करें तो कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल आपका कौन सा? आपका आधुनिक काल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। देखो 56 क्या आपका? राजस्थानी साहित्य में ख्यात विद्या का संबंध सही कथन है। ख्यात विद्या के संबंध में सही कथन कौन सा है आपके? 56 की बात करें तो ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत अध्ययन रूप है। बिल्कुल राइट। ख्यात विस्तृत 18वीं शताब्दी के अंत में से आरंभ माना हुआ है, नहीं 18वीं शताब्दी के अंत में नहीं हुआ, प्रारंभ भी हो गया था आपके, तो ये गलत हो जाएगा। आपका केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 में। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की दोस्तों। 57 क्या आता है आपका? राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विद्या जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है। नृत्य, विद्या और गायन तीनों कलाओं का समावेश होता है। उसको चरचरी होती है, सोटा होती है, रास होती है, वेली तो रास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन से एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? लौकिक साहित्य की रचना नहीं है 58 की बात करें तो कौन सी नहीं है आपकी? देखो, बिसलदेव रासो है आपकी, वसंत विलास भी है, मलय सुंदरी, रनमल छंद नहीं है आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी आपकी? चारण साहित्य से संबंधित है आपकी। किसे? आपके चारण साहित्य से संबंधित है। ठीक है, लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। निम्न में से लेखक और रचना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
देखो यहाँ पर पहला दे रखा है आपका जैन साहित्य दे रखा है, यहाँ पर 59 की बात करें जैन साहित्य हमने कर लिया। वज्रदेन सूर्य की आपके भरतेश्वर बाबुली रास नहीं है, ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। शालिभद्र सूर्य बुद्धि रहा है आपकी कवि एस साहित्य की आपकी अंशावली है, चंद्र बरदाई की आपकी पृथ्वीराज रास है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर आपने बता दिया कि वज्रसेन सूर्य की आपके भरतेश्वर बाबुली रास नहीं है, तो वो किसकी आपकी फिर आपकी शैलेंद्र बरदर सूर्य की है, आपकी कौन सी आपकी भरतेश्वर बाबुली रास किसकी आपकी शैलेंद्र सूर्य की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य हो जाएगा। आपके ये पूछा कि भरतेश्वर बाबुली रास किसकी आपकी शैलेंद्र बरदर सूर्य की है, बुद्धि रास भी किसकी आपकी भरतेश्वर सूर्य की है। तो सर वज्रसेन सूर्य की कौन सी आपकी, देखो यहाँ पर आएगा आपका भरतेश्वर बाहुबली घोर आ जाए, कौन सा आ जाए, देखो इस शब्द का फर्क है घोर और रास, तो यदि घोर आ जाए तो क्या आ जाएगा आपका वज्रसेन सूर्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 क्या था आपका, यहाँ पर देखो मैंने अच्छे से करवाया था ये 29 मई केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी देश ने राजस्थान के राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुभारंभ किया गया था। मैंने पूरा आपको अच्छे से करवाया करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर कहाँ से किया था आपका रलावता अजमेर से, कहाँ से किया था आपका रलावता अजमेर से, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री ने कहाँ से किया था आपके तमिलनाडु से किया था, सही है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 61 की बात करते हैं हम। 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया, निम्नलिखित कौन सा इस सदस्य का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर देखो मैंने अच्छे से करवाया था क्वेश्चन को, इसको हेमंत सेठिया थे आपके, ठीक है, हेमंत सेठिया इसके सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम आपके कुलदीप वर्मा थे आपके, गोविंदलाल सैनी थे, लेकिन राजीव वर्मा नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, सारे करवाए आपको। 4 से 15 मई बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संबंधित कथनों पर हम विचार करते, तो यहाँ पर बात करें हम, देखो आपका इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 स्वर्ण पदक जीते, बिल्कुल राइट, कितने जीते 60। इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता, नहीं जीता, ठीक है, बास्केटबॉल ने स्वर्ण पदक नहीं जीता, गलत था आपका। इन खेलों में राजस्थान सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते, और स्वर्ण पदक भी सर्वाधिक इसमें जीते आपके साइकिलिंग के अंदर ही जीते थे, तो बिल्कुल राइट आपका। तो यहाँ पर पूछे सत्य पूछा है असत्य पूछा है, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा आपका सत्य पूछा है, तो आपका ए और सी सत्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 63 देखिए आपका, राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य के को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। मैंने 2 सांसदों को बताया था, कितने सांसदों को, 2 सांसदों को ये दिया गया है, ठीक है, जिनमें से एक सांसद कौन से आपके, वो आपके पीवी चौधरी पाली, ठीक है, और एक आपके जो वर्तमान में बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष कौन है भाई, कमेंट के अंदर बताओ। मैंने इतना हिंट दे दिया कि बीजेपी के अध्यक्ष वर्तमान में राजस्थान के उनको मिला आपके, कौन आपके मदन राठौड़, किसको मिला आपके मदन राठौड़ को, ठीक है, 2 सांसदों को मिला था जो राज्यसभा सांसद है, कौन आपके राज्यसभा सांसद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं दोस्तों, यह भी मैंने अच्छे से करवाया था आपका। निम्नलिखित में से युगम में से असंगत युगम की पहचान कीजिए, असंगत युगम कौन सा हो जाएगा। देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा के अंदर बनेगा आपका राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम, मैंने पहले आराम से करंट अफेयर्स की क्लासें करवाई, आप देख सकते हो बुकलेट के अनुसार करवाई है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, तो वही फट रहे हैं तो वही आएंगे भाई, अलग से कहाँ से आएंगे, सीधी सी बात है। तीसरा दीवान से के अंदर कोटा के अंदर हुआ था, मैंने ये भी बताया था, इसका लोकसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया था, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके ओम बिरला, ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था कोटा के अंदर। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट पार्क सेंटर आपके भरतपुर के अंदर नहीं है, आपका ये गलत हो जाएगा। 64 का, राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैं क्या पूछा था असुमलित, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमलित हो जाएगा। फिर सर कहाँ पर होगा, यदि भरतपुर नहीं है तो जयपुर के अंदर, कहाँ पर होगा दोस्तों जयपुर के अंदर, मैंने आपको आसानी से करवाया था ये। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 क्या था आपको, देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते भाई इसके विचार, इसकी बात करते कथनों पर। यदि आप मई की करंट अफेयर्स की क्लास देखोगे ना, मई की करंट अफेयर्स की क्लास देखोगे, आप देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर है, उसकी फर्स्ट क्लास आपकी पहली क्लास है, पहले क्लास में आपका पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न है वो कौन सा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना ही है। कौन सा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी गांव मुक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना, बिल्कुल राइट है। इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 10,000 गाँव को चिन्हित किया गया है। तो राजस्थान के प्रथम चरण में 10,000 गाँव को चयन नहीं किया गया, आपकी राजस्थान के 5,002 गाँव को चयनित किया गया, कितने 5,002 को, ठीक है, और प्रत्येक जिले के 122 गाँव चिन्हित किए गए, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 31,000 की नहीं दी जाएगी, अभी 21,000 की दी जाएगी। इसके 21,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आत्मनिर्भर
कार्ड वितरित किए जाएंगे 21,000 की। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, असत्य पूछा, सत्य पूछा, नीचे देखते हैं हम। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जो इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर सही कथन पूछा तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर देखो वापस साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्वेश्चन आगे आपके करते हैं। वर्दी विकास के संबंध में असत्य कथन है। वर्दी और विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? वर्दी निश्चित आयु तक समाप्त हो जाती है, बिल्कुल परिपक्वता तक समाप्त हो जाती है। मैंने अच्छे से आपको करवाया, MCQ करवाया आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है, 2011 से लेकर 2025 तक, ठीक है। विकास मान्यता जारी रहता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। निरंतर प्रक्रिया आपकी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है, हमने पढ़ा। वर्दी हमेशा विकास को प्रभावित करती है, वर्दी हमेशा विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल विकास हमेशा वर्दी को प्रभावित करता नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। 66 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? विकास वर्दी का एक भाग है, विकास है वो वर्दी का एक भाग है, नहीं, वर्दी विकास का एक भाग है, वर्दी विकास का एक भाग है, बिल्कुल राइट, ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्दी के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। विकास के अभाव में वर्दी दिखाई दे सकती है, नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा? सत्य तो 2 और 3 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया आपको MCQ के अंदर। विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता, नवीन योग्यता दिखाई देती है, कथन किसका? आपका वुडवर्थ का। किसका? आपका वुडवर्थ का ये कथन है, या हर्लो का है, या सोर्सेंस का है, या स्किनर का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका हर्लो का कथन है कि नवीन विशेषता, नवीन योग्यता दिखाई देती है, आपकी हर्लो का ये कथन है, ठीक है। विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता, नवीन योग्यता दिखाई देती है, किसका कथन है? आपके हर्लो का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें दोस्तों। क्लिनिक में उपस्थित माता पिता के इसलिए परेशान थे कि कुछ बच्चे घुटनों के बल नहीं चल रहे थे, बल ही चल रहे थे, और पैरों पर नहीं चल पा रहे थे। वही कुछ बच्चे घुटनों पर बल नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देखकर पीडियाट्रिशियन ने कहा कि चिंता ना करें, हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों के बल चलता है, और अंत में चलना सीखता है, भले ही समय कम या ज़्यादा लगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये घटना के सिद्धांत को स्पष्ट करता है आपके, यानी विकास के सिद्धांत दे रखे हैं। कौन से सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर देखो दे रखा है आपका पहले क्या करता है? आपका सामान्य से विशिष्ट सेफलोडल और व्यक्तिगत भिन्नता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 69 की बात करें तो यहाँ पर देखो पहले तो क्या जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सेफलोकोडल हो जाएगा, फिर समान प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 69 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। यहाँ पर राहुल पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी। राहुल को पहले मम्मी है रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया। ये प्रगति कैसी है आपकी? सेफलोकोडल, इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म पैटर्न, या प्रेडिकेटेबल। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। परिपक्वता और अधिगम विकास के संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझा जा सकता है? परिपक्वता व अधिगम के विकास के संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से समझा जा सकता है? योग, गुणा, भागफल या घटाव। तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो गुणनफल के रूप में क्या हो जाएगा? गुणा, ठीक है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण, परिपक्वता इंटू अधिगम, परिपक्वता इंटू अधिगम। विकास की बात करें, वंशानुक्रम इंटू वातावरण, दोनों सिद्धांत हमने बार बार पढ़े। तो यहाँ पर देखो गणितीय संक्रिया कौन सी आ रही है? गुणा आ रही है। 72 की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है। खेलने की आयु, तीव्र कामुकता, संग्रहण और निर्देश घूमना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। आसक्ति का विकास होता है, कौन सी अवस्था में आसक्ति का विकास हो जाता है? तो हमने पढ़ा था कि शेषावस्था में आसक्ति का विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसक्ति का विकास कहाँ पर हो जाता है? शेषावस्था के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। 74 की बात करें कि पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी? तैयारी की अवस्था, प्रश्न पूछने की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, या विद्यालय जाने की अवस्था। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय जाने की अवस्था। कौन सी आपकी? उत्तर बाल्यावस्था है। दांत निकलने की औसत आयु कौन सी है भाई? दांत निकलने की औसत आयु कौन सी है आपके? 6 से 8 माह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 6 साल की नंदिनी जब अब पेंसिल के छोटे छोटे अक्षर व सीधी पंक्ति में लिख सकती है, मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है, ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? 76 की बात करें तो ये आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 की बात करते हैं दोस्तों। अक्कू का फेरेरो रोसर्स
चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया, यह किस मूल प्रवृत्ति का सेव्य का उदाहरण है? स्वाद का, स्वामित्व का, विस्मय का या सृजनशीलता का? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वाद का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का। बाल्यावस्था अनु का काल है, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, सभी आयामों का? तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिकरण आरंभ भी होता है, तो सामाजिकरण आरंभ कहाँ से होता है? आपका परिवार से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 के अंदर। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ईर्ष्या विकसित होती है। आपने ब्रिजेस का मैंने बताया था आपका, ब्रिजेस को याद कर लेना, ब्रिजेस ने आपके नियम दिया था, ब्रिजेस के अनुसार बात करें तो ईर्ष्या विकसित होती है। तो देखो 24 माह के अंदर बात करें, सबसे लास्ट में 24 वर्ष 2 वर्ष के लिए दिया था ये, तो सबसे लास्ट में तो हर्ष आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आता है आपका? हर्ष आता है। ईर्ष्या कौन से माह में आ जाता है? फिर हर्ष आ जाता है आपके 1.5 वर्ष के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। 81 की बात करें तो कौन सा नहीं है आपका? बात करें यहाँ पर अपनी उम्र के लोगों में रहना, लैंगिक भूमिका को समझना, लैंगिक अंतर को समझना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 देखो आपका युद्ध है, युद्ध है आपका क्रोनो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मिसो सिस्टम या मैक्रो सिस्टम? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 क्रोनो सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है? किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है? तो आपके देखो रॉबर्ट हेविगस्ट का भी है, पियाजे का भी है, कोलरबर्ग का भी है, लेकिन बुर्नर का नहीं है। सामाजिक विकास से तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देता है। पियाजे के अनुसार यह क्षमता किससे जुड़ी है? संरक्षण से, श्रेणीकरण से, आत्म केंद्रित सोच से या प्रतीकात्मक खेल से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 श्रेणीकरण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं दोस्तों। 85 क्या आपका कथन दे रखा आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। रीजन दे रखा है, इस अवस्था में भाषा की कल्पना की क्षमता तेजी से विकसित होती है। भाषा की जो कल्पना की क्षमता है वो तेजी से विकसित है। तो यहाँ पर बात करें देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है, बिल्कुल राइट है। और इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता है वो तेजी से विकसित होती है, बिल्कुल राइट। तो कथन भी सही है, कारण आर भी सही है और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका, नीचे देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। एक बच्चा कहता है अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा। यह किस स्तर का उदाहरण है? दंड या आगे कहता सामाजिक क्रम संपोषण का, सामाजिक नियम अनुबंधन का, अच्छा लड़का भली लड़की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलरबर्ग की बात करते हैं यहाँ पर, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक क्रम संपोषण का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। कथन दे रखा है फिर से आपका, प्री कॉन्वेंशनल स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने के लिए आधारित होते हैं। ठीक है, इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों से अधिक सार्वभौमिक सिद्धांतों को महत्व देता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 की बात करते हैं दोस्तों। 88 का आता है आपका देखो, एक छात्र परीक्षा में नकल करने वाला था, लेकिन अचानक सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये किस स्तर का उदाहरण है? कौन से स्तर का उदाहरण है भाई? बताओ आपका। 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चरण 1 आज्ञा पालन और दंड का, साधनवादी स्वार्थ का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें दोस्तों। एक 4 साल का बच्चा अपने पिता की नकली दाढ़ी लगाकर रोल प्ले पापा का नाटक करता है। अगर इस समय लगातार रोका जाए और कहा जाए कि ये गलत है तो एरिक्सन के अनुसार उसमें कौन सा नकारात्मक भाव विकसित हो जाएगा? दोष, अविश्वास, हीनता या श्रम? तो 89 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोष उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वापस 90 में कारण और कथन दे रखा है हमें। शेप्लोकोडिंग में शिक्षक समय के साथ मदद मात्रा घटाता है क्योंकि उद्देश्य छात्र की स्वतंत्र समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाना है। तो इसका क्या कारण हो जाएगा आपका? देखो ए और आर दोनों सही है या गलत है, बताओ भाई। स्केफ्लोडिंग में शिक्षक समय के साथ मदद मात्रा घटाता है। मदद मात्रा क्या करता है? घटाता है। तो ये सही है आपका, क्योंकि उद्देश्य छात्र स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता बढ़ाता है, बिल्कुल राइट। तो ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 90 क्वेश्चन, या आगे गणित क्वेश्चन आगे आपके। तो ये 90 क्वेश्चन थे आपके सभी विषयों के सेम थे। ठीक है, सभी विषयों के, जैसे आपकी कोई से विषय आपके 6 सब्जेक्ट चलते हैं, आपके 6 सब्जेक्ट के सेम क्वेश्चन थे, तो आप अच्छे से एनालिसिस किया हमने 90 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट बताना। वैसे हम ये सभी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं,
सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। कहाँ पर कर चुके हैं हम? जब हम बुकलेट का एनालिसिस कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आया हो, अपनी व्याख्या से बाहर आया हो या आपके वहाँ से। हम साइकोलॉजी की बात करें, आपकी मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान के केवल थोड़ा कुछ क्वेश्चन है जो आपके बनाए गए हैं, बाकी 5-6 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम पहले कर रहे हैं, साथ साथ 2011 से लेकर 2025 के जो कलाम के दिए हुए क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। बाकी थ्योरी के आप की बात करें तो थ्योरी के क्वेश्चन आप वहाँ से पूछे जा सकते हैं। मनोविज्ञान के अलावा बात करें, सभी क्वेश्चंस की बात करें तो सभी क्वेश्चन अपनी व्याख्या के साथ ही किए गए हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ MCQ प्रैक्टिस किए, तो वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं किया। कुछ टॉपिक्स थे आपके राजनीति विज्ञान के नहीं किए, ठीक है। उनके अलावा बात करें, जैसे आपका 2-3 आपके जैसे मुख्य सचिव वाला टॉपिक था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका, विधानमंडल से क्वेश्चन आ गया। तो विधानमंडल आज करेंगे, अभी क्लास होगी आपकी 9 बजे से, तो विधानमंडल आज कर लेंगे हम, ठीक है। और कि वो कंटिन्यू रहेगी अपनी इस, क्योंकि 6-7 टॉपिक आपके 6-7 दिन कंटिन्यू रहेगी, यानी 5 दिन मान सकते हो। 2 टॉपिक हो चुके हैं, 7 में से 5 क्लास और होगी आपकी, तो उसमें वो कर लेंगे कम्प्लीट। और अपनी ज्योग्राफी आपकी कल अपवाद तंत्र की क्लास से आएगी, क्योंकि संडे को टेस्ट होगा, उसमें आपके अपवाद तंत्र सबसे कम सिलेबस तीसरे के अंदर है, क्योंकि संडे को लास्ट टेस्ट होगा आपका। तो अपवाद तंत्र के क्वेश्चन आएंगे, आपके विभिन्न प्रसिद्ध खिलाड़ियों के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर अप्रैल का करंट अफेयर आएगा तो अप्रैल करंट अफेयर हो जाएगी, भाषा साहित्य का क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा आपके अधिगम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें हम माइनर टेस्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो आपके भूगोल की बात करें तो भूगोल में टॉपिक आएंगे आपके अपवाद अंतर। पढ़ लेना भाई, जिन दोस्त टेस्ट से जोड़ने करेंगे अपवाद अंतर से आएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध खिलाड़ी आएंगे आपके, खिलाड़ी वगैरह आ जाएंगे जितने भी खिलाड़ी है, ठीक है। उद्योग आ जाएंगे आपके, उद्योग क्षेत्र आ जाएंगे आपका, उद्योग क्षेत्र से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके अधिगम का क्वेश्चन आएगा और आपके अभिप्रेरणा क्वेश्चन आएंगे। और भाषा साहित्य की बात करें तो भाषा साहित्य आपके 18-19 तक हो चुके हैं, यानी 20 से 25 पेज आएंगे, यानी 21 से 25 पेज है आपका भाषा साहित्य बुकलेट का। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे माइनर टेस्ट 3 में, वो भी अच्छे से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। मैथ साइंस की क्लास कल आपको अपलोड हो जाएगी इसके अंदर, जो मैथ साइंस के बच्चे हैं तो उन दोस्तों के लिए बता देता हूँ, आपके मैथ के सोल्यूशन और आपके साइंस के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होगा, तो उनके भी कर देते हैं, क्योंकि मैंने माइनर टेस्ट 1 के भी नहीं करवाए और माइनर टेस्ट 2 के करवा देता हूँ और माइनर टेस्ट 1 के भी करवा दूंगा, ठीक है। तो वो भी आपके हो जाएंगे और ये आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी आज, उस प्लेलिस्ट में आपकी सभी वीडियो बन जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके साथ समाप्त करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से अपने सिलेबस बुकलेट के अनुसार तैयार करते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है MCQ की प्रैक्टिस करना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमें बेनिफिट मिलेगा जनवरी 2026 के अंदर, ठीक है दोस्तों। पूरा सिलेबस आपको MCQ के माध्यम से यहीं पर वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।